नमस्कार आप सभी का कैंसर टाइम्स के फेसबुक लाइव पे। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शरद अग्रवाल। और आप जैसे जानते हैं कि हमारे साथ हर बारी कोई नए डॉक्टर होते हैं जो कैंसर के ऊपर हमसे चर्चा करते हैं और आप सबको नई नई जानकारियां देते हैं कि कैंसर से कैसे बचना चाहिए। दरअसल आज जो हमारे साथ डॉक्टर शरद अग्रवाल हैं, ये मेडिग्राम हॉस्पिटल में यूरोलॉजिस्ट हैं। और वैसे मुझे लगता है कि ये अपने बारे में ज्यादा अच्छी तरीके से बता पाएंगे। तो सर आप बताइए अपने बारे में। नमस्कार। मैं डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल सहारनपुर में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेडिग्राम में एज ए यूरोलॉजिस्ट कार्यरत हूँ। मेरा जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है वो यूरो ऑन्को सर्जरीज है, जैसे प्रोस्टेट कैंसर, ब्लैडर कैंसर्स, किडनी कैंसर्स, टेस्टिकुलर कैंसर्स। इसकी कंप्रिहेंसिव अप्रोच, टोटल केयर। इसके अलावा एंडोयूरोलॉजी या बाकी केसेस भी मैं मैनेज करता हूँ, लेकिन शुरू से ही कैंसर पेशेंट के साथ में मेरा इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा रहा है। मैं इनके लिए हमेशा कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम, कैंसर प्रिवेंशन प्रोग्राम्स, एजुकेशन प्रोग्राम्स, पैम्फलेट्स करता रहता हूँ। और बहुत बार सोसाइटी के बीच में जाकर के, विलेजेस में जाकर के कैंसर डिटेक्शन कैंप्स भी लगाता हूँ। जी। अच्छा सर, दरअसल क्या है कि अभी कैंसर डे आने वाला है, जैसे आप जानते हैं। तो आज के समय सबसे पहला क्वेश्चन जो हम अपने डॉक्टरों से पूछते हैं वो यही रहता है कि एक्चुअल में कैंसर है क्या। और जो आप जिस एरिया से में काम करते हैं उसमें आप कैंसर को किस तरीके से देखते हैं। देखिए, हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं वो किसी न किसी रेगुलेटरी मैकेनिज्म के तहत काम करते हैं। मतलब उनका सेल डिवीजन, सेल फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर ही कोई सिस्टम होता है जो कंट्रोल करता रहता है। और जब उनका डिवीजन, उनके काम करने की पद्धति उस कंट्रोल से बाहर चली जाती है, अनकंट्रोल हो जाती है और उसकी संख्या बढ़ती चली जाती है, तब हम कहते हैं कि वो एक ट्यूमर डेवलप हो रहा है। और वो ट्यूमर कई तरीके का हो सकता है। धीरे धीरे बढ़ने वाला हो सकता है, तेजी से बढ़ने वाला हो सकता है। और जो कुछ ट्यूमर्स होते हैं वो फंक्शनल ट्यूमर्स होते हैं। फंक्शनल ट्यूमर्स मतलब जैसे मान लीजिए वो किसी हार्मोन का स्राव करते हैं और वो सेल्स अगर उन हार्मोन्स को ज्यादा बनाने लगते हैं तो फिर उसका सिस्टमिक इफेक्ट हो जाता है, कि मतलब हमारे बॉडी में कई जगह जाकर के वो परिवर्तन पैदा करते हैं और उन लक्षणों के साथ में उसको वो प्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली जो कैंसर्स होते हैं वो हम कह सकते हैं कि कुछ जेनेटिक चेंजेस आने के कारण बॉडी के अंदर जब भी अनरेगुलेटेड ग्रोथ शुरू हो जाती है तब फिर कैंसर्स बनते हैं। अच्छा सर, एक अभी थोड़े दिन पहले 2021 में आईसीएमआर की रिपोर्ट आई थी, स्टार्टिंग में आई थी। तो ये कहा गया था कि 2025 तक काफी लोगों को कैंसर हो जाएगा देश के अंदर। तो हम ये ऐसे कैसे कह सकते हैं कि 2025 तक काफी लोगों को कैंसर हो जाएगा? तो आखिर मतलब जागरूकता की कमी की वजह से कैंसर होगा कि किस वजह से कैंसर होगा? आपने ये बहुत ठीक कहा है। ये मान करके चलिए कि करीब दुनिया भर में जो कैंसर्स, नए कैंसर्स देखने को मिलते हैं, अप्रोक्सीमेटली करीब करीब 17 लाख होते हैं। और ये मान करके चल रहे हैं कि ये संख्या 2030 तक बढ़कर के करीब करीब 30 लाख हो जाएगी। इंडिया में भी प्रति ईयर करीब 8 लाख कैंसर आते हैं और ये दुगनी से भी ज्यादा, करीब करीब 2.5 गुना बढ़ जाएगी 2030 तक। देखिए, ये अलग अलग देशों में ज्योग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। जैसे अगर हम हिंदुस्तान को लें तो हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है वो विलेजेस से निकल करके शहरों में जा रही है, जिसके कारण उसका डाइटरी हैबिट चेंज होता है, उसका वर्क एनवायरनमेंट चेंज होता है। वो वेजिटेबल डाइट से नॉन वेजिटेबल डाइट, प्रोटीन, एनिमल रिच प्रोटीन्स की तरफ, प्रोसेस प्रोटीन की तरफ जाने लगते हैं। अगर आप देखिए तो उनका जॉब काफी डिमांडिंग हो जाता है और उस पर कंट्रोल कम हो जाता है। उनके अंदर टोबैको लेने की हैबिट, अल्कोहल लेने की हैबिट बढ़ती जाती है और लाइफस्टाइल ऐसा हो जाता है कि उनमें एक्सरसाइज कम हो जाती है। और इंडिया में अगर आप खासतौर से देखिए तो इंडियन सिनेरियो में आज की तारीख में करीब करीब 60% पॉपुलेशन ऐसी है जो 35 ईयर्स के नीचे है। तो आने वाले वक्त में करीब आगे देखें अगर 8-10 साल में, तो ऐसी पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगी जिनकी एज 50 साल से ज्यादा होगी। तो इंडिया में खासतौर से वो कैंसर्स जो एज रिलेटेड हैं उनकी संख्या बढ़ने वाली है। तो हमारी जो डाइटरी हैबिट्स हैं, हमारी लाइफस्टाइल में चेंजेस हैं, वो मेजर फैक्टर होते हैं कैंसर को पैदा करने के लिए। जी। तो आप जैसा बता रहे हैं कि 35 ईयर के जो एज ग्रुप वाले लोग हैं हमारे देश में वो काफी ज्यादा हैं।
तो उसके बाद जैसे अभी मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, हमारे पास भी कई सारे ऐसे केसेस इंक्वायरी आती है जिसके अंदर ये कहते हैं कि हमारा मतलब लड़का 29 साल का है, 25 साल का है, लड़कियां हैं, वो भी आज के समय कैंसर से पीड़ित हो रही हैं। तो उसमें क्या आखिर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि स्मोकिंग नहीं करते थे, जो कि पॉल्यूशन वाली, बस उनका एक ये था कि वो थोड़ा इंडस्ट्रियल एरिया के पास जहां उद्योग है उस तरफ वो रहते थे। तो क्या आपको क्या लगता है कि कैंसर का बहुत सारा कारण ये भी है कि प्रदूषण, और उसके बाद फिर जाके आपको वहां का जो पानी, क्योंकि जो इंडस्ट्री एरिया में जो क्योंकि ज्यादातर तो बोरवेल से ही पानी निकालते हैं, सप्लाई का पानी बहुत कम लोग, अब गवर्नमेंट स्टार्ट कर रही है वो पानी का, तो आपके नजरिए से ये हम कैसे इसको समझें? आपने दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बोली हैं, जैसे कि हम फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, धीरे धीरे करके वो हमारी वाटर टेबल में चला जा रहा है, और हम बोरवेल से जब वो पानी निकालते हैं तो उसकी मात्रा, उन टॉक्सिन्स की मात्रा, उन कार्सिनोजेंस की मात्रा बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता चला जा रहा है, बहुत सारी डाई प्रोडक्ट्स होती हैं, अगर बहुत अच्छा सीवेज सिस्टम नहीं है, कितना भी कोशिश कर लें तो कहीं ना कहीं मिक्सिंग हो जाती है, वो भी हमारा पानी में मिलता है। एयर का पोल्यूशन भी बढ़ता चला जा रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन के द्वारा, ट्रैफिक के द्वारा, तो उससे लंग्स कैंसर के इंसिडेंस बढ़ते चले जा रहे हैं। प्लस हमारी अपनी जो हैबिट्स होती हैं वो फ्रेश फूड की जगह प्रिजर्व फूड की तरफ बढ़ती चली जाती हैं, क्योंकि समय कम होता है, हम जल्दी जल्दी मार्केट से निकले, अपने कुछ चीजें उठा ली, आकर के उनको प्रिपेयर किया, उसके बाद में फिर अगले दिन की तैयारी शुरू कर दी, तो उसमें फिर बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स चले जाते हैं। प्लस ये सारी चीजें इतनी स्ट्रेसफुल हो जाती हैं कि आपका अपना जो हार्मोनल मिलियो होता है वो चेंज हो जाता है। देखिए, अगर आप हम देखिए कि अगर ओबेसिटी, तो ओबेसिटी किस तरह से हमारे यहाँ कैंसर्स को अफेक्ट करती है। ओबेसिटी डायरेक्टली तो बहुत सारे कैंसर्स में अफेक्ट नहीं करती है, लेकिन हमारे जो इम्यून सेल्स हैं उनके अंदर परिवर्तन कर देती है, और जब इम्यून सेल्स में परिवर्तन हो जाता है तो कैंसर को कंट्रोल करने की क्षमता और कैंसर को फैलने से रोकने की क्षमता कम हो जाती है, तो कैंसर के बढ़ने की और कैंसर के फैलने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो बढ़ते हुए जलवायु परिवर्तन के कारण हमारे अंदर कैंसर की संभावना को बढ़ाते जा रहे हैं। अच्छा सर, आप सहारनपुर में अपनी प्रैक्टिस करते हैं, तो सहारनपुर में कैंसर के केसेस कितने हैं, आपको एक अंदाजा है? हाँ, सहारन, क्योंकि मैं प्राइमरली यूरोजेनेटल कैंसर से डील करता हूँ, जी। अगर आप देखिए तो सहारनपुर का भी ट्रेंड इंडिया के जनरल ट्रेंड से अलग नहीं है। इंसिडेंसेस अगर आप देखिए तो अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली लाइफ टाइम रिस्क होता है हर 10 में से किसी एक को कैंसर के परिवर्तन होने का। वो क्लिनिकली प्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा, फैलेगा नहीं फैलेगा, ये अलग बात होती है। प्रोस्टेट कैंसर का जो इंडिया में इंसिडेंस है वो अप्रोक्सीमेटली करीब करीब 8 से 10 पर लाख पर ईयर के करीब होता है। और सहारनपुर में भी दो कैंसर्स अगर देखें यूरोजेनेटल कैंसर्स में, ब्लैडर कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर, इन दोनों का इंसिडेंस मोर और लेस इंडिया के इंसिडेंस को रिफ्लेक्ट करता है। मैं ट्यूमर को रिकॉर्ड करता हूं और उन ट्यूमर के केसेस को रिपोर्ट भी रेगुलर करता रहता हूं। मेरी प्रैक्टिस हॉस्पिटल बेस्ड प्रैक्टिस है, तो जिस तरह से आपने देखा होगा कि 1975 में नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम शुरू किया गया था, और फिर 1982 में नेशनल कंट्रोल कैंसर कंट्रोल रजिस्ट्री आ गई थी। तो बेसिकली मैं उसका हिस्सा तो नहीं हूँ, लेकिन हॉस्पिटल बेस्ड जो कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम होता है मैं उसको चलाता हूँ, और कैंसर के जितने भी केसेस हैं उनको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करता हूँ। तो इन दोनों कैंसर्स का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। अगर हम बाकी कैंसर्स को देखें तो लंग्स कैंसर्स, कोलोनिक कैंसर्स और लड़कियों में ब्रेस्ट कैंसर्स का भी काफी हाई इंसिडेंस देखने को मिलता है सहारनपुर में। अच्छा सर, ये बताइए, यदि मान लीजिए प्रोस्टेट कैंसर है, तो प्रोस्टेट कैंसर का कारण क्या है? क्या उसका कारण है, यदि जैसे मान लीजिए आपने जैसे अभी बताया कि कैंसर वो प्रदूषण, और उसके बाद बाकी पीने का और खाने का तरीका लोगों का वेस्टर्न होता जा रहा है, लोग पैक्ड वाले फूड्स ज्यादा खा रहे हैं, तो मतलब सहारनपुर को यदि देखें तो वहां तो पॉल्यूशन नहीं है, वो तो एकदम साफ, एक मतलब एक अच्छा खासा हरियाली वाला एरिया है, और वहां पे लोग पैक्ड फूड भी नहीं खाते हैं, तो वहां पे कैंसर का, आप जैसे बता रहे हैं कि है ना 10 में से एक आदमी को कैंसर होता है, क्यों, आखिर ऐसा क्यों होता है वहां पे? देखिए, अगर हम प्रोस्टेट कैंसर की बात करें जी। तो प्रोस्टेट कैंसर में इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं एज। अगर हम जी। 50 इयर्स को क्रॉस कर लेते हैं तो उसका इंसिडेंस बढ़ता चला जाता है। जी। दूसरा, हेरिडिटरी
फैमिलियल, हमारी डाइटरी हैबिट पैटर्न्स। जो फैमिलियल और हेरिडिटरी पैटर्न्स होते हैं ये तो सेम है इंडिया में सब जगह, तो जी उसकी संभावना प्रोस्टेट कैंसर में बढ़ती ही जाती है। प्लस सीधे सीधे लिंक तो नहीं देखा गया है, लेकिन ये देखा गया है कि जब प्रोस्टेट कैंसर ज्यादा एग्रेसिव होता है अगर लोग स्मोकिंग करते हैं, टोबैको लेते हैं, अगर उनके खाने पीने के पैटर्न में, देखिए खाने पीने का पैटर्न तो वेजिटेरियन डाइट जहाँ पे हम फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जिनके अंदर अगर हम देखें तो सेलेनियम, विटामिन ई, विटामिन डी या लाइकोपीन्स, कैरोटीन, ये सब चीजें ज्यादा होती थी, वो अब घट गई हैं। अगर हम रेड मीट की तरफ, ये ट्रेंड तो सहारनपुर में भी है कि हमारा रेड मीट का कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है। भले ही यहाँ पे अभी भी प्रोसेस्ड और कैंड फूड का इतना ट्रेंड नहीं आया है जितना नॉन वेज का ट्रेंड आ गया है। प्लस अगर आप पर्सनल लाइफ भी देखेंगे तो वो लोग रूटीनली जितना अपने लाइफ में एक्सरसाइज किया करते थे, जिम जाया करते थे या डेली वॉक किया करते थे या फ्रूट्स कंजम्पशन करते थे, वो सब भी चेंज तो हो ही रहा है। तो इन सब चीजों से देखें तो ये इंसिडेंस बढ़ता चला जा रहा है। और जहां तक आपने एक प्रश्न किया था तो यंग पेशेंट के बारे में, जी तो देखिए जो कैंसर के अंदर हमारे अंदर बॉडी में जेनेटिक चेंजेस होते हैं और हम जीनोमिक टेस्ट करके इनको देखते हैं। प्रोस्टेट कैंसर में बहुत सारे जीन्स कैंसर प्रोस्टेट से लिंक किए गए हैं। इसका नुकसान भी है और इसका फायदा भी है। फायदा यह है कि जैसे जैसे हम कुछ जीन्स को ये देख लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये प्रोस्टेट कैंसर से ही लिंक है, तो जीनोमिक टेस्टिंग करके हम ये पता कर सकते हैं कि किसको प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है या किसमें ज्यादा एग्रेसिव प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। लेकिन जलवायु परिवर्तन का एक जो असर पड़ता है, जी हमारी क्रोमोसोम के ऊपर एक टेलोमियर होता है। जी टेलोमियर एक कैप की तरह से होता है। वो टेलोमियर ये देखा गया है जब वो उसका ह्रास हो जाता है या वो हट जाता है तो जो ऑन्कोजीन्स हैं वो अपने आप को प्रेजेंट करने लगते हैं, मल्टीप्लाई करने लगते हैं और उससे कैंसर हो जाता है। तो जो टेलोमियर्स होते हैं हमारे खान पीन और एनवायरमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो सहारनपुर में भी हो रहा है, पॉल्यूशन सहारनपुर में भी है, फर्टिलाइजर्स का यूज सहारनपुर में बहुत ज्यादा है क्योंकि चारों तरफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं और एग्रीकल्चर लैंड बहुत ज्यादा है। तो इस टेलोमियर का ह्रास अर्ली एज पे होने लगता है और जितने भी कैंसर हैं वो ओल्डर एज की तुलना में अर्ली अर्ली एज पे अपने को मैनिफेस्ट करने लगते हैं। तो ये मेन रोल होता है एनवायरमेंटल फैक्टर का टेलोमियर के ऊपर जी और ज्यादा कैंसर के इंसिडेंस का और कैंसर के अर्ली प्रेजेंटेशन का। जी। अच्छा सर, एक और मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि जैसे मान लीजिए कि हम प्रोस्टेट कैंसर, यदि मान लीजिए किसी को है, यदि किसी व्यक्ति को प्रोस्टेट कैंसर है, और वो कैसे पता चलेगा कि उसे प्रोस्टेट कैंसर है, उसके मतलब कुछ लक्षण क्या है? देखिए प्रोस्टेट कैंसर इनिशियली उसी तरह से प्रेजेंट करता है जैसे बाकी प्रोस्टेटिक डिसीज प्रेजेंट करती हैं। पेशाब में रुकावट का होना, पेशाब का बार बार आना, पेशाब में ब्लड का आना। और इसकी खराब प्रेजेंटेशन यूजुअली तब होते हैं जब ये बढ़ जाता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि हमें प्रोस्टेट कैंसर प्रोस्टेट स्क्रीनिंग करनी चाहिए। ये तो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है कि हम पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग करें कि हॉस्पिटल बेस्ड स्क्रीनिंग करें। हॉस्पिटल बेस्ड स्क्रीनिंग डेफिनेटली एक्सेप्टेबल है वर्ल्ड ओवर, क्योंकि इंडिया में पीएसए अगर देखें तो दो चीजें होती हैं जो प्रोस्टेट कैंसर को अर्ली पकड़ सकती हैं। अगर कोई भी पेशेंट 50 ईयर्स से ज्यादा की एज में किसी डॉक्टर के क्लिनिक को विजिट करता है तो एटलीस्ट उसका एक बार डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, जिसमें मोशन के रास्ते उंगली से प्रोस्टेट की जांच की जाती है और उसमें अगर कड़ापन है, गांठ है या इरेगुलरिटी है तो ये प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना को बताता है और हमें आगे जांच करना चाहिए। और दूसरा, जब भी उसका ब्लड टेस्ट कराएं तो 50 ईयर्स के बाद में हर इंसान को एक बार पीएसए जरूर कराना चाहिए। और अगर उसकी फैमिली में प्रोस्टेट कैंसर की हिस्ट्री है या कुछ ऐसे कैंसर्स की हिस्ट्री है, जैसे उसके घर में महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की, थायराइड कैंसर की हिस्ट्री है, जेंट्स में लंग्स कैंसर की या कोलोनी कैंसर की हिस्ट्री है, तो कुछ कॉमन जीन्स होते हैं जो प्रोस्टेट कैंसर भी पैदा कर सकते हैं और एग्रेसिव। तो इस सिचुएशन में 40 साल की उम्र के बाद में ही हर आदमी को एक बार पीएसए जरूर कराना चाहिए। तो अगर हम डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन और पीएसए टेस्ट करके ये देखते हैं कि उसमें कैंसर होने की संभावना है तो फिर आगे रेडियोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें बिना बायोप्सी के काफी हद तक ये पकड़ा जा सकता है कि इस इंसान के अंदर प्रोस्टेट कैंसर की संभावना है कि नहीं है। और अगर उन टेस्ट में ये चीज आती है कि प्रोस्टेट कैंसर की संभावना है तो उसको फिर बायोप्सी करके कंफर्म किया जाता है। जी तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि अगर नहीं भी सिम्टोमेटिक है और वो डॉक्टर की क्लिनिक को विजिट कर रहा है तो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन जरूर करना चाहिए हर डॉक्टर को। और हर आदमी को
जब ब्लड टेस्ट कराएं तो एक बार पीएसए टेस्ट जरूर कराना चाहिए। जी। अच्छा सर, मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि दरअसल है क्या कि डायबिटीज, जैसा मान लीजिए डायबिटीज के केसेस काफी बढ़ रहे हैं, तो डायबिटीज और कैंसर, इन दोनों का कहीं मेल है क्या? डायबिटीज पेशेंट को कैंसर होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ऐसा कुछ है? देखिए, आपने एक बहुत बड़े सब्जेक्ट का इसमें जिक्र कर दिया है, वो है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। जी। अगर हम देखें तो वर्ल्ड ओवर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के कारण डेथ अप्रोक्सीमेटली 73% होती है, और इंडिया में डेथ अप्रोक्सीमेटली 60% के करीब होती है। और इसमें से जो कैंसर डेथ होती है वो करीब परसेंट होती है। तो बाकी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की जो डेथ्स होती हैं वो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन के कारण होती है। जी। तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज किन फैक्टर्स के कारण बढ़ती हैं? तो जिस तरह से वो फैक्टर्स हमारे अंदर कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन पैदा करते हैं, इसी तरह से सेम फैक्टर्स जिनको हम डाइटरी हैबिट, लेक ऑफ एक्सरसाइज, टोबैको कंजम्पशन और अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, तो ये चीजें भी हमारे अंदर वही परिवर्तन पैदा करती हैं जो कैंसर भी पैदा करती हैं। तो ये चीज देखा गया है कि जब डायबिटीज या कार्डियोवैस्कुलर डिसीज होती हैं तो कुछ तरह के कैंसर्स की संभावना होती है। अब जैसे ओबेसिटी डायबिटीज से लिंक है, इसी तरह से कैंसर भी ओबेसिटी के साथ में लिंक हो जाता है। तो इनडायरेक्टली डायबिटीज कैंसर से लिंक हो जाती है। प्लस जब हम डायबिटिक होते हैं तो हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, और जब इम्यूनिटी कम हो जाती है तो कुछ खास तरह के कैंसर्स के बढ़ने की और फैलने की संभावना भी बढ़ जाती है। जी। अच्छा सर, ये बताइए कि जब कैंसर पेशेंट, जब मान लीजिए आपके पास मेडिग्राम हॉस्पिटल में, आपके हॉस्पिटल में जब कोई पेशेंट आता है और आपने उसका प्रोस्टेट, मान लीजिए उसे प्रोस्टेट कैंसर है, तो जब आप उसकी काउंसलिंग करते हैं तो उसकी काउंसलिंग कैसे करते हैं? क्योंकि आज के समय लोग तो कैंसर का नाम सुन के ही काफी भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं कि अब क्या होगा, इसका इलाज संभव नहीं है। तो आप उस समय उसे कैसे समझाते हैं? हाँ, आपने बिल्कुल ठीक बात बोली है। जैसे ही कैंसर का नाम आता है तो सबसे पहले तो पेशेंट के अटेंडेंट का ये रिस्पांस होता है कि भाई मरीज को कुछ ना बताइएगा, जो भी बताइएगा हमको अकेले में बताइएगा। अब प्रॉब्लम ये आ जाती है, हम काउंसलिंग तो अटेंडेंट की बिल्कुल डिटेल में साइंटिफिक तरीके से सही तथ्यों के आधार पे करते हैं, जी। लेकिन इलाज तो मरीज का करना होता है। और मरीज को जैसे ही पता चलता है कि उसको कैंसर है, तो इससे पहले कि उसके बारे में बताइए, तो उसके पहले मन में ये आता है कि अब हमारा आगे जीवन कितना है। जी। तो हम हमेशा पेशेंट को थोड़े समय के लिए किसी बहाने बाहर रोक करके विस्तार से अटेंडेंट को उस मरीज के कैंसर के बारे में बताते हैं। फिर धीरे धीरे मरीज को ये बताते हैं कि आप एक बीमारी से पीड़ित हैं, जिसके लिए हमें आगे कुछ और जांचें करनी होगी। फिर ये हमको एक बार पता चल जाता है ये कंट्रोलेबल है कि बाहर फैला हुआ कैंसर है। जी। उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि मरीज की काउंसलिंग कैसे करनी है। अगर ये क्योरेबल स्टेज में आ जाता है तो हम स्पष्ट रूप से मरीज को बता देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि मरीज अपने इलाज में पूरी तरह से सहभागी हो, तभी वो पूरी तरह से हमको कॉपरेट करता है। क्यों? क्योंकि उसको मृत्यु का भय नहीं है। अब उसको ये पता चल गया है कि हम इलाज करके इस कैंसर को पूरी तरह से शेड से निकाल सकते हैं। और मान लीजिए अगर हमको ये पता चलता है कि एडवांस स्टेज में कैंसर है, तो नेचुरली हम उस मरीज को कभी भी ये नहीं बताते हैं कि आपको कैंसर है जो एडवांस स्टेज में है। या तो अगर वो बहुत ही ज्यादा ये कहता है या उसके लक्षण ही ऐसे हैं जिसमें उसको पता चल जाता है, तब भी हम उसको थोड़ा सा गार्डेड प्रोग्नोसिस देते हैं, क्योंकि इमोशनल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमें उसके इमोशंस को भी कंट्रोल करना होता है, और अगर वो उसके अंदर जीने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी, उसको ये लगेगा कि अब ये कैंसर से मरने वाला है, तो फिर तो जो चीज 2 या 3 साल में होनी है वो 1 साल में ही हो जाएगी। तो हमेशा थोड़ा गार्डेड प्रोग्नोसिस रखते हैं और उसके लिए हमेशा सपोर्टिव रहते हैं, और इमोशनल उसकी और उसकी फैमिली को सपोर्ट भी करना होता है। और यहाँ जब भी काउंसलिंग की जाती है तो केवल डिसीज की काउंसलिंग नहीं की जाती है, हमेशा इन टोटो उसकी काउंसलिंग, उसका परिवार, उसके परिवार की आर्थिक स्थिति, उसके हॉस्पिटल से कितनी दूर रहता है, कितनी बार विजिट कर सकता है, क्या करा सकता है, क्या नहीं करा सकता है, इन टोटलिटी, इन सारी चीजों को ध्यान में देख करके हमेशा पेशेंट की कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए काउंसलिंग की जाती है। जैसे एक है, मैं बहुत सारे पेशेंट्स के हमारे पास ये सवाल आते हैं कि जैसे प्रोस्टेट कैंसर में क्या सिर्फ ऑपरेशन ही होता है, क्या रेडिएशन भी होता है, या कीमोथेरेपी भी होती है? तो क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है कि हम पहले रेडिएशन कराएं, कि रेडिएशन की आवश्यकता है कि नहीं है। तो उस समय मुझे लगता है कि ये जो ज्यादातर लोगों का क्वेश्चन हमारे पास जो आते हैं यही आते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर में रेडिएशन की जरूरत होती है कि सिर्फ सर्जरी से काट के निकाल देंगे, तो यदि सर्जरी से निकाल देंगे तो उसके बाद क्या कैंसर खत्म हो जाएगा?
कैंसर केयर एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर होती है जो स्टार्ट हो जाती है प्रिवेंशन और स्क्रीनिंग से लेकर के प्लस स्टेजिंग के बाद में अलग अलग टाइप के कैंसर का अलग अलग इलाज होता है। जैसे अगर हम यूरोजेनिटल कैंसर की बात करें तो किडनी कैंसर के लिए अर्ली स्टेज में पकड़ करके सर्जरी करना बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती है, कंट्रोल करती है। लेकिन अगर हम प्रोस्टेट कैंसर की बात करें तो प्रोस्टेट कैंसर में फोकल थेरेपीज होती हैं। सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि किस स्टेज में कितने रिस्क का प्रोस्टेट कैंसर है। कई बार तो ये होता है कि भाई 70 इयर्स की एज में बहुत लो रिस्क प्रोस्टेट कैंसर है। ऐसी सिचुएशन में अगर हम कुछ भी ना करें तब भी हो सकता है कि वो कैंसर अपने को क्लिनिकली मैनिफेस्ट ना करे और एग्रेसिव बिहेवियर तो उसका होते ही नहीं है और इंसान अपनी नॉर्मल जिंदगी जी ले। तो किस स्टेज में किस टाइप का कैंसर देखा गया है उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर का कैसे इलाज करना है। और बहुत सारे कैंसर ऐसे होते हैं जिसमें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से हो जाता है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर अगर आपने बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ लिया है उसकी हिस्टोपैथोलॉजी के बेसिस में आप ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी कर सकते हैं। स्टमक कैंसर हो, ब्लैडर कैंसर हो, ये सारे वो होते हैं जहाँ पे आप कंजर्वेटिव सर्जरी कर सकते हैं कि आप केवल लिमिटेड एरिया को निकाल देते हैं और रेगुलरली पेशेंट को फॉलो करते हैं तो आपको ऑर्गन भी नहीं निकालना पड़ा और कैंसर भी कंट्रोल हो गया। अगर मान लीजिए हाई स्टेज में आता है तब नेचुरली सर्जरी अगर होती है तो पैलेटिव सर्जरी होती है जो कुछ सिम्टम को कंट्रोल करने के लिए होती है। ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और पेशेंट का पेन मैनेजमेंट, क्योंकि यूजुअली इन पेशेंट्स को पेन बहुत ज्यादा होता है तो पेन का मैनेजमेंट इन केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये तो डिपेंड करता है कि कौन सा कैंसर है, किस स्टेज पे मिला है, तब आप डिसाइड कर सकते हैं। अब सर्वाइकल कैंसर जैसे महिलाओं को बहुत कॉमन है इंडिया में, तो सर्वाइकल कैंसर में रेडियोथेरेपी का रोल बहुत ज्यादा है। आपको कई बार सर्जरी करने की जरूरत नहीं है, रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी से टोटल इरेडिकेशन हो जाता है। जी। अच्छा सर, हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि जो मान लीजिए कैंसर का, ऐसे तो हम काफी डॉक्टरों से पूछते हैं, ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि सबसे हम पूछते हैं कि कैंसर लाइलाज बीमारी है कि इसका इलाज संभव है। तो आप थोड़ा मुझे बताएंगे ये लाइलाज बीमारी है कि इसका इलाज संभव है। इसमें हम और कैंसर की बात कर रहे हैं, मतलब ये नहीं कि प्रोस्टेट कैंसर की बात कर रहे हैं, सिर्फ कैंसर। कैंसर ये नहीं कह सकते हैं कि ये लाइलाज बीमारी है। कैंसर को आपने किस स्टेज में पकड़ लिया इसके ऊपर डिपेंड करता है इसका इलाज। और बहुत सारे कैंसर्स तो ऐसे होते हैं जो एडवांस स्टेज में भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं कि कैंसर लाइलाज बीमारी है। जैसे टेस्टिकुलर कैंसर होता है वो कई बार आपकी गांठों में लंग्स तक में भी फैल चुका है, तो कीमोथेरेपी के बाद में 70% लोग तक हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। हाँ, कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जिनको अगर आपने अर्ली स्टेज में पकड़ लिया और सर्जरी, रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी के द्वारा उसको टाइमली ट्रीट कर लिया तो वो पूरी तरह से कंट्रोल हो जाता है। कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिनको आप समय से नहीं पकड़ पाते हैं। जैसे मान लीजिए ब्लैडर का कैंसर है, गांठों में, लंग्स में सब जगह फैल गया है, या कोलोन का कैंसर है, सब जगह फैल गया है, तो फिर आप उसमें केवल पैलिएटिव केयर दे सकते हैं कि आप कीमोथेरेपी दे करके उसको कंट्रोल कर लेते हैं। इनमें भी अब समय के साथ में बहुत अच्छी टारगेटेड थेरेपी आ गई है। अगर आप धीरे धीरे देखिए तो बहुत सारी डिसीज के बेसिस पे, उसका जेनेटिक बेसिस, क्रोमोसोमल या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे आ जाइए तो उसका बेस क्या है, आप उस टारगेट को, वो चीज जो मेन कल्प्रिट है कैंसर पैदा करने में, जब आप उसको टारगेट करते हैं तो ऐसी थेरेपी इफेक्ट भी ज्यादा करती है और शरीर पे साइड इफेक्ट भी उसके बिल्कुल नहीं होते हैं। तो ज्यादातर कैंसर्स में अब टारगेटेड थेरेपी आ गई है। टारगेटेड थेरेपी बिल्कुल उस जगह जाकर के काम करती हैं जो कैंसर पैदा करने का कारण होता है। उसका रेस्पॉन्स भी बहुत अच्छा होता है, एडवांस केसेस में भी वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करती है, क्योंकि आप जड़ पे जाकर के अटैक कर रहे हो और उनके साइड इफेक्ट्स भी बहुत कम होते हैं। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं कह सकता है कि कैंसर लाइलाज बीमारी है। बहुत सारे केसेस में तो पूरा इलाज हो जाता है और बहुत सारे केसेस में आप पैलिएटिव केयर दे करके इंसान को एक अच्छी क्वालिटी लाइफ एक लंबे समय तक की दे सकते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि कैंसर जो है, क्योंकि जब कैंसर होता है तो सबसे बड़ी परेशानी होती है कि फाइनेंशियली, ये जी फाइनेंशियली सबसे ज्यादा परेशानी ये होती है कि पेशेंट उभर नहीं पाता है। यदि मान लीजिए वो फाइनेंशियली यदि वेल है, उसके पास पैसा है और उसको सब चीज की जानकारी है, तो वो अपना इलाज करा लेता है और वो फर्स्ट स्टेज में मतलब ट्रीटमेंट करा के एकदम स्वस्थ हो जाता है। लेकिन यदि हम जिसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और जो अनएजुकेटेड है, तो वो कैसे हैंडल करते हैं इस चीज को? आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि इलाज में कहीं ना कहीं पैसे का रोल तो होता है। फॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में अब मोदी जी की
गवर्नमेंट हेल्थ कवरेज फॉर ऑल जो स्कीम लेकर के आ रही है, इसके द्वारा ये समस्या भी खत्म हो जाएगी। कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए डॉक्टर को विजिट करना पड़ता है, आपको कुछ टेस्ट कराने पड़ते हैं, प्राइवेट सेटअप में उसकी एक लागत होती है। कई बार पेशेंट इनहिबिट हो जाता है, लंबे समय तक उनको नहीं कराता है, तो फिर कैंसर फैल जाता है। लेकिन बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स प्लस प्राइवेट इंस्टीट्यूट एनजीओ के माध्यम से, जैसे मेडिग्राम हॉस्पिटल में मेडिग्राम हेल्थ केयर ट्रस्ट है, हम एनजीओ के साथ में मिलकर के काम करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग कैंसर डिटेक्शन प्रोग्राम चलाते हैं, कैंप्स लगाते हैं, तो ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि समाज में कैंसर को सही समय पे अर्ली स्टेज पे पकड़ा जा सके। अब आपने सुना होगा कि इंडियन गवर्नमेंट भी अमेरिका की तर्ज पे नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बनाने जा रही है। जो पहला झज्जर हरियाणा में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है, उसको नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में कन्वर्ट किया जा रहा है। और धीरे धीरे करके पूरे हिंदुस्तान में इस तरह के कैंसर इंस्टीट्यूट बनेंगे, जहां पे एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा, डायग्नोस्टिक मेथड के द्वारा अर्ली डिटेक्शन और एक्यूरेट ट्रीटमेंट किया जा सकता है। बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां पे मरीज को टाइमली अप्रोच करना चाहिए। जैसे नॉर्थ इंडिया में अगर देखें तो एसजीपीजीआई, केजीएमसी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऋषिकेश, दिल्ली, पीजीआई चंडीगढ़, ऐसे बहुत बहुत सारे सेंटर्स अब हो चुके हैं जहां पे सारी एडवांस टेक्निक्स हैं। और अब वेटिंग पीरियड भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इन्हीं चीजों को देख करके आप देखिए तो गवर्नमेंट ने नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम के तहत इस चीज को रियलाइज करते हुए बहुत सारी ऐसी स्कीम्स लाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे पैसा मरीज के इलाज के लिए कोई रेस्ट्रिक्टिंग फैक्टर ना हो। जी, अच्छा सर, ये चलिए काफी हमने आपसे क्वेश्चन पूछ लिए, तो अब मेरा अंतिम सवाल यही है कि आप लाइफस्टाइल जो है कैंसर से बचने के लिए आप अपनी लाइफस्टाइल कैसे चेंज करें, वो थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। बिल्कुल ठीक बोला, ये तो मेरा बहुत अच्छा पर्सनल सब्जेक्ट भी है। जी, देखिए, हम लोगों ने समय के साथ में जो अपने जीवन में परिवर्तन कर दिए हैं, उसको ठीक करने को जो चीजें करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। हम लोगों को सुबह टाइम से उठना चाहिए, मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज, योग जरूर करना चाहिए। योग को किसी धर्म या किसी समुदाय से कभी भी नहीं जोड़ना चाहिए। ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, बॉडी के ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए, हार्मोन को सही मात्रा में सिक्रीट करने के लिए बहुत जरूरी होता है। इससे हमारा डाइजेशन ठीक हो जाता है। प्लस हमको अपने लाइफ में अपने जॉब को खुशी से करना चाहिए, उसको स्ट्रेस मान करके नहीं करना चाहिए। वो स्ट्रेस प्लस उसके ऊपर कंट्रोल रहना चाहिए। अपनी डाइटरी हैबिट्स में हमको एडिक्वेट मात्रा में फ्रूट्स लेने चाहिए। येलो और जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं वो हमको बहुत हेल्पफुल करती हैं। कारण कोशिश करना चाहिए कि कम से कम फैट लें, खास तौर से जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं उनको कम से कम लेना चाहिए। सोया बीन का जो तेल होता है वो ज्यादा हेल्पफुल होता है। इसी तरह से रेड मीट है, उसका कंजम्पशन कम करना चाहिए। फ्रूट्स की मात्रा बढ़ानी चाहिए। टाइम से सोना चाहिए। अब चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, अपने स्क्रीन टाइम को कम से कम रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप स्क्रीन टाइम को कम रखेंगे तो नेचुरली अपने आप को दूसरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करेंगे जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगी। तो स्क्रीन टाइम को कम रखिए, एक्सरसाइज करिए, डाइटरी हैबिट्स को फ्रूट्स वेजिटेबल्स की तरफ ज्यादा लेकर के जाइए, योग किया करिए और अपनी लाइफ में स्ट्रेस से बचिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना समय दिया कैंसर टाइम्स को। और मुझे लगता है कि सहारनपुर के लोग बहुत खुशनसीब हैं कि आपके जैसे डॉक्टर वहां पे हैं जो कि लोगों का केयर कर रहे हैं, चाहे वो ट्रस्ट के माध्यम से हो या फिर हॉस्पिटल के माध्यम से हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।